डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजल सिंह। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से जुड़ी तमाम नई जानकारियां। आज का कृषि दर्शन बहुत विशेष है क्योंकि हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये पूसा कृषि मेला से। जी हां, एक ऐसा स्थान जहां पर आप खेती का वर्तमान और भविष्य दोनों देख सकते हैं। यहाँ किसान भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं और इस मंच पर उन्हें तमाम तरह की जानकारियां भी प्राप्त हो रही हैं। तो इस मेले के बारे में भी आज के कृषि दर्शन में आप तक जानकारी पहुंचेगी। और हमेशा की तरह कार्यक्रम को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले बात होगी विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। आज 11 राज्यों के साथ RKVY और कृषि उन्नति योजना प्रगति की मैंने समीक्षा की है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा। चूंकि ईयर एंड आ रहा है, इसलिए समय पर जो राशि केंद्र सरकार के द्वारा इन दोनों योजनाओं में दी गई है वो ठीक से खर्च हो जाए और उसका बेहतर उपयोग किसानों के हित में हो सके, इसलिए राज्यवार और योजनावार भी, क्योंकि दोनों योजनाओं में मिला के दोनों कृषि उन्नति और RKVY मिला के 18 योजनाएं चलती है, उनकी प्रगति की समीक्षा करके मैंने आग्रह किया है कि पैसा ठीक ढंग से लेकिन तेजी से खर्च करें ताकि 31 मार्च तक सारी राशि खर्च करके हम किसानों का कल्याण कर सकें, उनके हित में काम कर सकें। राज्यों ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वो तेजी से काम करेंगे जिन राज्यों में भी खर्च कम हुआ है, और समय पर पूरी राशि बेहतर ढंग से किसानों के हित में इन योजनाओं पर खर्च करेंगे। अलग अलग राज्यों ने मुझसे, भारत सरकार से, ये रबी सीजन के अलग अलग फसलें हैं उनकी खरीदी की स्वीकृति देने का आग्रह किया था। उनमें मध्य प्रदेश को चना और मसूर की खरीदी की स्वीकृति दी जा रही है। राजस्थान को भी चना और सरसों खरीदना है तो उसकी अनुमति भी उनको दी गई है। चना और सरसों की खरीद गुजरात राज्य में चाही गई है, वो भी हम कर रहे हैं। और चने का आग्रह महाराष्ट्र ने भी किया था, तो महाराष्ट्र को भी चने खरीदी की स्वीकृति दे रहे हैं। तो चना, मसूर और सरसों, इसकी खरीदी की अनुमति भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अलग अलग राज्यों को दी है ताकि किसानों को उनके उत्पादन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से ठीक दाम मिल सके। ये जरूर राज्यों से आग्रह किया है कि खरीदी को बहुत लंबा ना करें, एक निश्चित समय सीमा के भीतर वो खरीदी कर लें ताकि ठीक समय पर किसान की खरीदी सुनिश्चित हो सके। खरीदी केंद्र पर्याप्त मात्रा में रखें, खरीदी केंद्र पर ईमानदारी से खरीदी हो उसकी व्यवस्था करें और किसानों को मिनिमम सुविधाएं जो आवश्यक है उसका प्रबंध भी करें। फार्मर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हुआ है। जूट की MSP मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 5,925 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स की गई है, जो पिछले साल की तुलना में 275 रुपये ज़्यादा है। 2018-19 के बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ था कि MSP लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स की जाएगी। उसके बाद जितनी MSP फिक्स हुई है वो कम से कम 50% प्रॉफिट मार्जिन के साथ ही फिक्स की गई है। जूट की MSP मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए जो फिक्स की गई है वो लागत मूल्य पर 61.8% मुनाफे के साथ फिक्स की गई है। मुझे उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले से
जो किसान जूट की खेती करते हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। 3 दिन चलने वाले कृषि मेले का आज पूसा ग्राउंड में औपचारिक तौर पर शुभ आरंभ किया गया। माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने किसानों से सीधा संवाद भी किया और उन्होंने बताया कि ये मेला किसी महाकुंभ से कम नहीं है। देश के कोने कोने से यहां पर किसान पहुंचे हैं और सीधा वैज्ञानिकों से बात भी कर रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न तरह की प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं, जिससे किसान नई नई जानकारियां हासिल कर सकता है। तो आइए जानते हैं क्या विशेष है इस मेले में। जो हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ हो वो इस कृषि मेले में दिखाई देना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार ऐसा हो कि पूरा देश इसकी प्रतीक्षा करे। और इसलिए अगले साल ये किसान विज्ञान मेला एक राष्ट्रीय मेले के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और तारीख अभी तय करूंगा मैं। 2 दिन के बाद तारीख तय हो जाएगी। आपके मेले के समापन के समय हम अगले साल के कृषि मेले का अनाउंस करेंगे और हमारे वैज्ञानिकों के साथ बात करके हमारे रिसर्च, हमारे अनुसंधान, हमारे बीजों की नई किस्में, हमारी कृषि की पद्धतियां, हमारी इंटीग्रेटेड फार्मिंग
वो सब ढंग से यहाँ प्रदर्शित होनी चाहिए एक तरफ से, ताकि किसान यहाँ से सीख के जाए और जाके फिर वहां अपने क्षेत्रों में काम करे। देखो हमारा किसान छोटा किसान है, किसी के पास 1 एकड़ जमीन, किसी के पास 2 एकड़ जमीन, किसी के पास 2.5 एकड़ जमीन। हमारी एवरेज होल्डिंग ये 0.96 हेक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने चमत्कार किया है। गेहूं, चावल, सोयाबीन, सरसों, इनके उत्पादन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार, सारे रिकॉर्ड तोड़े हमने। अन्न के भंडार हमारे भरे, कोई कमी नहीं है हमें, और दुनिया में किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। कृषि मेला पूसा का एक बहुत पुराना ऐतिहासिक मेला है और इसके बारे में केवल स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक ही नहीं, दूर दूर से लोग उसके जिसके जानकारी रखते हैं वो ज़रूर आते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज़ हैं वो प्रदर्शित होती हैं, और प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि इस जो भी टेक्नोलॉजीज़ हो, चाहे सीड की हो, चाहे हमने अभी देखा बहुत सारे स्टार्टअप्स जो इंक्यूबेट हुए हैं हमारे विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के इंक्यूबेशन सेंटर्स में, पूसा में और जगह भी, वो कैसे बढ़ रहे हैं आगे, कैसे किसानों के साथ वो उनको सेवाएं दे के अपना बिजनेस व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, उसकी एक झलक देखी। और साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, FPOs का भी कार्य देखा है। तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि ये मेला तो एक प्रदर्शनी है जो कि 3 या 4 दिन यहाँ चलेगी, लेकिन इसके बाद इन सब चीज़ों का प्रसार सीधे सीधे किसानों तक पहुँचे। और जितने हमारे किसान भाई यहाँ आए, किसान भाई बहन आए हैं, उनसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि जितनी चीज़ आप यहाँ समझें, और जो अगले 3 दिन भी आएंगे वो एज एन ब्रांड एम्बेसडर या एज आप हमारे एक्सटेंडेड आर्म है प्रसार का, एक्सटेंशन का, आप ज़रूर गांव में जाके उसकी चर्चा करें, उसको आगे बढ़ाएं। और हमारा ये कर्तव्य हो जाता है मिशन की तरह, हमारे जो मिशंस चल रहे हैं विभिन्न प्रकार के, उसमें इन टेक्नोलॉजीज़ को हम सीधे गांव तक ले जाएं। ये पूसा का ऐतिहासिक कृषि मेला है जो बहुत सालों से, दशकों से यहाँ होता है, हर साल होता है, और ये एक अट्रैक्शन है किसानों का। किसान मेले का, किसानों का मेला है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि किसान को जो जितनी भी हमारी नई तकनीकियाँ आती हैं, उसमें क्रॉप वैरायटीज़ भी हैं, उसमें टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, उनको दिखा के और किसान को बता के उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए। किसान यहाँ आते हैं तो सारी टेक्नोलॉजीज़ का भ्रमण करते हैं, और उसके बाद में जो वैरायटी, जो टेक्नोलॉजी उनको पसंद है, उनकी परिस्थिति में उनके लिए कारगर है, उनको वो लेके जाते हैं। वैज्ञानिकों के साथ में संवाद होता है। दूसरा एक अच्छी चीज़ ये है कि पूरे देश के किसान यहाँ आते हैं, तो किसान वैज्ञानिकों से ही नहीं, किसान किसान से भी सीखता है। जो किसान का किसान से संवाद होता है वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है इस दिशा में। तो मुझे लगता है कि ये जो ऐतिहासिक किसान मेला है, ये किसानों के लिए मेला है, किसानों का मेला है, किसानों के द्वारा मेला है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तो किसानों का ही परिषद है। पूसा कृषि मेला इस तरफ लगभग 60-70 ईयर्स, 70 साल से इस तरफ हम लोग लगातार कर रहे हैं। एक 3 दिन का ये त्योहार, ये फेस्टिवल है, किसान का फेस्टिवल है। इस बार भी हमारा इससे ज़्यादा वो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। उसमें अलग अलग ये आज इस साल का पूसा कृषि का ये मुख्य ये थीम है, जो विकसित कृषि, आत्मनिर्भर भारत को कैसे हम लोग अनुसंधान करें। जो कृषि का देश है, जब कृषि ठीक है तो आत्मनिर्भर भारत जरूर होगा। सन 1972 से पूसा संस्थान में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो नवीनतम तकनीक है या प्रजातियां हैं या कोई और उत्पाद है जो कृषि में अच्छा उत्पादन दे सके और किसानों की आमदनी बढ़ा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाया जा सके। इस उद्देश्य के साथ इस बार का हम लोगों ने जो थीम रखा है, मुख्य विषय है, वो है विकसित कृषि, आत्मनिर्भर भारत। अब सभी जगह ये चर्चा हो रही है कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के पूरी प्रयास में है, और ये सपना साकार तभी हो सकेगा
जब हमारी कृषि अर्थव्यवस्था भी पूर्णतः विकसित हो सके। और इसके लिए पूसा संस्थान के तरफ से जो तकनीक बनाए गए हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। मुख्य रूप से हम लोगों ने यहाँ जीवंत फसल प्रदर्शन रखा है। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से शहरी आबादी बढ़ रही है, छोटे छोटे बालकनीज़ में भी हम अच्छे सब्जी पैदा कर सकते हैं, और सब्जी में भी खासकर विटामिन्स की जो ज़रूरत होती है उसको ध्यान में रखते हुए नई प्रजातियां विकसित की गई हैं। उसी तरह से जैसे बदलते मौसम में या बेमौसम में हम सब्जी की फसल या फूलों की खेती कैसे कर सकें ताकि आमदनी अर्जित हो सके, इसके लिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जिसको संरक्षित खेती कहते हैं, उसके मॉडल लगाए गए हैं। उसी तरह से फूलों की खेती व्यावसायिक रूप से बहुत अच्छा काम हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई भी आगे आकर के अब आयात कर रहे हैं और निर्यात भी कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ये रखना चाहेंगे किसानों के बीच कि आप निर्यात की तरफ ध्यान दें, कि जो अच्छे फूल की खेती हो ताकि ज़्यादा विदेशों तक हमारे जो फूल हैं वो जा सकें, तो उसके मॉडल रखे हैं। उसी तरह से जैसे कि बदलते मौसम में अभी देख रहे हैं कि गेहूं की कुछ फसल प्रजातियां अच्छे नहीं कर पाए थे पिछले बार जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्नत प्रजातियों के गेहूं तैयार की गई हैं। कहीं सिंचित होता है, कहीं सिंचित पूरी नहीं हो पाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कम सिंचाई में हम कैसे ज़्यादा से उत्पादन ले सकें, उसके लिए गेहूँ की प्रजातियाँ प्रदर्शित की गई हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको सरकार की उन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो कि आप किसानों के लिए हैं। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे ई-नैम के बारे में। ई-नैम एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमारे किसान देश के किसी भी कोने में अपनी फसल को उचित दाम पर बेच सकते हैं। ई-नैम पर जाकर आप मंडी भाव के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे किसानों को अपनी योजना बनाने में भी मदद मिलती है। कैसे हमारे किसान ई-नैम का लाभ उठा सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है।
शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की बिक्री होती थी। लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन, जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम नई नई जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई और साथ ही आपको बताया आज से शुरू हुए कृषि मेले के बारे में भी। आप अगर दिल्ली आसपास रहते हैं तो इस मेले में ज़रूर जाएं और कृषि संबंधी तमाम जानकारियां मेले के माध्यम से हासिल करें। हमें पूरी आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई सवाल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है कृषिदर्शन ddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषिदर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद भी करते हैं। आप हमारे कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। अगले अंक में कुछ और नई जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।